हेलो बच्चों। सो पिछले वीडियो में हमने देखा कि न्यूटन, एरिस्टोटल, गैलीलियो सब ने मिलके हमें क्या क्या सिखाया और हमने उसके हर एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझे कि हम न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ तक पहुंचे कैसे फ्रॉम एरिस्टोटल्स फैलेसी। एरिस्टोटल ने जो गलती की उसे गैलीलियो ने करेक्ट किया और न्यूटन ने उस पर हमें तीन लॉज दिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। राइट, हमने तीन चीजें सीखी और हमने ये भी देखा कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम हर जगह कहाँ पे इन चीजों को देखते हैं। राइट, और मैं अभी भी वेट कर रहा हूं आपके कमेंट्स में कि आप लाइफ में कहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ देखते हैं। आज आ गया हमारा दूसरा वीडियो भी हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे ही लाए हैं। राइट, आपकी टेक्स्ट बुक में इसी चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन। राइट, लॉज ऑफ मोशन का आज का सेक्शन जो होगा वो भी बहुत सारी थियरम्स और बहुत सारी थियरीज पे डिपेंडेंट होगा। आज हम नई नई चीजें सीखेंगे और उन नई चीजों को अप्लाई करना सीखेंगे। बिकॉज अगर आप थियोरेटिकली समझ जाओ और न्यूमेरिकली नहीं सॉल्व कर पाओ तो इट वुड बी जस्ट अ फैलेसी लाइक एरिस्टोटल। अगर आप उसे सॉल्व भी कर लोगे, राइट, और अगर नहीं समझोगे तो आप किसी न किसी क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो दोनों में से कोई एक करना भी आपके लिए कुछ फायदे का नहीं है। राइट, तो हम सीखेंगे कि थियोरेटिकली हम रियल लाइफ में इन्हें कहाँ यूज करते हैं और न्यूमेरिकली हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे जब हमें कोई क्वेश्चन पोज किया जाएगा। आज का ओवरव्यू एक बार चेक कर लेते हैं कि आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स पढ़ने वाले हैं। सो आज के ओवरव्यू में हम देख रहे हैं कि हम इम्पल्स पढ़ने वाले हैं। एक नया टर्म आ गया है हमारे पास में, इम्पल्स। हम उसके बारे में सीखेंगे, उसे देखेंगे कि वो कैसे रिलेटेड है हमारे न्यूटन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लॉ के साथ में। राइट, उसी से एक कनेक्टेड थियरम है जो हम यूज करते हैं, राइट, विच इज इम्पल्स मोमेंटम थियरम। एंड और एक चीज कि अगर आपके पास में ग्राफिकली अगर डेटा दिया हो तो आप ग्राफ पे इम्पल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले इम्पल्स क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है न्यूमेरिकली, उसका इम्पल्स और मोमेंटम का क्या रिलेशन है, उससे आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, और फिर अगर आपको ग्राफ दिया जाएगा तो आप ग्राफिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे। राइट, उसके बाद हम चलेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पे, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ से आता है कि अगर हमारे पास किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे होनी चाहिए, और अगर कांस्टेंट मोशन से चल रही है तो अपना मोशन कांस्टेंट रखेगी। राइट, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस समझेंगे। और तीन अच्छे अच्छे फोर्सेस हैं जो आपका पीछा 2 साल तक तो नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, हमारे तीन फोर्सेस कौन से हैं, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन एंड स्प्रिंग फोर्स। एक फोर्स हम ऑलरेडी न्यूटन के साइन से डिस्कस करते आ रहे हैं, विच इज द ग्रेविटी, विच इज द वेट ऑफ द बॉडी। वो हम ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज वेट ऑफ द बॉडी आप सबको ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड से पता है, बट हम जब उसे सॉल्व करेंगे तो उसे देखेंगे कि वो कहाँ और कैसे अप्लाई होती है। तो ये है आज का ओवरव्यू, ये हम आज कवर करेंगे सारी चीजें। ठीक है, आप रेडी हो जाइए अपनी पेन और नोटबुक लेके, जो जो डेटा मैं दे रहा हूँ आपको वो सारी चीजें आप एक जगह रख लीजिए ताकि आपको जब यूज करना हो तो आपके पास सारा का सारा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल और थियरी एक ही जगह पे आपके पास में हो। आगे चलते हैं, एक बहुत बढ़िया सा वीडियो है। ठीक है, पहले हम वो वीडियो देखते हैं और फिर ये समझते हैं कि हम वहां से इम्पल्स कैसे सीखेंगे। ठीक है, नाउ एग ड्रॉप का एक एक्सपेरिमेंट है, राइट, एग ड्रॉप का। और ये आदमी ने एग गिराया, यहाँ पे भी गिराया और यहाँ पे भी गिराया। राइट, यहाँ पे एग फूट जा रहा है बट यहाँ पे नहीं फूट रहा। ठीक है, गिरा तो वो सेम हाइट से है। तो अगर आप ये देखते हैं कि हाइट से कोई फर्क पड़ रहा है तो हाइट तो उसने दोनों सेम रखी है, लेकिन यहां पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जब थिकनेस ऑफ द फोम इज मोर एज कंपेयर टू दिस। अब इस थिकनेस से क्या फायदा, राइट, इस थिकनेस से क्या फायदा, हमें ये समझना है कि इस थिकनेस से फायदा क्या होता है। तो ये थिकनेस क्या कर रही है, तो बोलोगे सर थिकनेस बढ़ गई इसलिए नहीं फूटा। वो तो सही है, थिकनेस बढ़ने की वजह से नहीं फूटा, लेकिन आप अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहोगे तो आप इसे कैसे बताओगे। राइट, फिजिक्स में आप मोमेंटम, फोर्स, एनर्जी किसी टर्म में आप बताना चाहोगे कि यार कैसे हो रहा है। राइट, जब वो सेम हाइट से गिर रहा है तो सारी एनर्जी सारी जो है वो सेम है दोनों के पास में। राइट, फोर्स जो ग्राउंड लगाएगा वो सेम है, तो फोर्स तो चेंज नहीं हो रहा। राइट, तो हमें ये समझना है कि इन दोनों में अगर ये भी देखो, ये वाला जो फोम है और ये वाला फोम है, ये दोनों सॉलिड है। ऐसा तो है नहीं कि दोनों का स्टेट अलग अलग है, कि हम एक पानी में गिरा रहे हैं और एक फ्लोर पे गिरा रहे हैं। तो दोनों सॉलिड होने के बाद भी ये जो फोम है यहाँ पे एक ब्रेक नहीं हो रहा है और यहाँ ब्रेक हो रहा है। हमें ये समझना है कि इन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो हम इसे समझते हैं एक छोटे से अंडरस्टैंडिंग से कि जब जब ये एग यहाँ गिरता है, ठीक है, यहां जब वो गिर रहा है तो यहाँ पे वो इंस्टेंटली जीरो हो जा रहा है, मतलब तुरंत रुक जा रहा है। ठीक है, और जब यहां पे गिरता है
यहाँ पे गिरता है तो ये फोम उसको एक्स्ट्रा टाइम देता है डेल्टा टी समथिंग दैट इज ग्रेटर देन 0। तो डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली यहाँ कितना है, 0 है। आई थिंक आपको वो कलर नहीं दिख रहा है, लेट्स चेंज द कलर, लेट्स टेक कौन सा लगे, चलो ठीक है। सो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जब जब वो केस में यहाँ पे गिरा रहा है तो यहाँ पे हमारा डेल्टा टी क्या हो रहा है बच्चों, अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाता है, बिकॉज इंस्टेंटली वो फट से रुक जाता है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको वो थोड़ा टाइम दे रहा है बिकॉज फोम जो है वो थोड़ा सा अंदर जा रहा है जब वो एग आ रहे हैं नीचे। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है ना, ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है ये आपकी हेल्प कर रहा है आपके एग को ब्रेक होने से रोकने के लिए। सर टाइम से क्या रिलेशन हमारा, ना फोर्स की बात कर रहे हो, ना मोमेंटम की बात कर रहे हो आप, राइट, ना आप एनर्जी की बात कर रहे हो। देखो अब इसी की कहानी आ जाती है हमारी इम्पल्स एंड मोमेंटम के रिलेशन में, ठीक है। इसी को देख के हम आगे चलेंगे और सीखेंगे कि इम्पल्स मोमेंटम की कहानी कैसे चेंज होती है। आइए तो पहले मोमेंट इम्पल्स को डिफाइन करते हैं, राइट, और फिर देखेंगे कि यहाँ पे इक्वल टू 0 और यहाँ ग्रेटर देन 0 होने की वजह से हमारी जो वैल्यू है वो कैसे चेंज होगी। ठीक है, फिर से वापस आएंगे इस वीडियो पे, पहले चलेंगे आगे। आगे हम देखते हैं कि इंपल्स का डेफिनेशन ये है कि इंपल्स इज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स, राइट। फोर्स जो इम्पैक्ट अगर आपके सिस्टम में या सराउंडिंग में दे रहा है वो आपका इंपल्स है, और उसका एक बेसिक डेफिनेशन है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी। सिंपल फॉर्मूला है ये इंपल्स का, राइट। और इंपल्स का सिंबल हम देते हैं बच्चों जे से, तो आपको कहीं भी अगर जे दिख रहा है मैकेनिक्स में मतलब वो इंपल्स बता रहा है, ठीक है। लेकिन इसने बोला कि अगर हमारा फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो वो बोलता है तब तो और इजी हो गया, तब आप फॉर्मूला ये यूज करोगे, आपको इंटीग्रेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, और ये जो है ये हमारा एवरेज फोर्स हो जाता है, राइट। अब देखो, अब थोड़ा सा ये समझते हैं कि इस चीज को हम ले चलते हैं अपने वीडियो पे, राइट, इस चीज को हम ले चलते हैं अपने वीडियो पे और देखते हैं कि ये हमारी हेल्प कैसे करता है। देखिए तो हम वीडियो पे ले चलते हैं, राइट। अगर हम फिर से यहां पे इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, देखिए क्या हो रहा है बच्चों, फिर से अंडा फूट गया, राइट। तो एग जो ब्रेक हो जा रहा है यहाँ पे, एग जो ब्रेक हो जा रहा है वो क्यों हो रहा है, राइट, वो इसलिए हो रहा है, देखो यहाँ और यहाँ मैंने क्या बताया, सिर्फ टाइम का डिफरेंस है, राइट। टाइम का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे द डेल्टा टी इज टेंडिंग टूवर्ड 0 विच इज वेरी वेरी स्मॉल, यहाँ पे डेल्टा टी इज ग्रेटर देन 0। अब अभी हमने क्या देखा, हमने देखा भाई इम्पल्स जो है, इम्पल्स जो है वो फोर्स अपॉन सॉरी फोर्स इंटू डेल्टा टी है, राइट। अब यहां से अगर हम देखते हैं तो दोनों पे इंपल्स तो फ्लोर लगा रहा है तो इंपल्स सेम है, राइट। फोर्स कितना आ रहा है, फोर्स इन द फर्स्ट केस विल बी इंपल्स अपॉन डेल्टा टी, राइट। अब जो इंपल्स है, क्योंकि हमारा जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, या बोल सकते हैं कि जो फ्लोर है वो सेम है, सेम हाइट से सेम फ्लोर पे गिरेगा तो मोमेंटम चेंज या इंपल्स जो है वो सेम है। अब ये कह रहा है कि भाई जब इंपल्स सेम है तो फर्क क्या है, फर्क टाइम का है। ये जो है ये बहुत छोटा होगा तो सरफेस का फोर्स जो होगा वो बहुत हाई होगा, राइट। डेल्टा टी अगर लेस टेंडिंग टुवर्ड 0 है, छोटा है, तो फोर्स बहुत हाई। यहाँ पे आपको टाइम मिल रहा है तो डेल्टा टी यहाँ केस में बढ़ रहा है, तो डेल्टा टी बढ़ रहा है तो हमारा फोर्स इस केस में कम हो जाएगा। तो यहाँ आपके एग को सेफ्टी मिल गई है और यहाँ आपके एग को सेफ्टी नहीं मिली है, जस्ट बिकॉज कि आपका मोमेंटम सेम है बट हमारा जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है वो जो है वो एक जगह कम है और एक जगह ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमने समझा इम्पल्स। इम्पल्स का अगर एग्जांपल हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल है, अगर आप ये बॉल थ्रो कर रहे हो, राइट, बॉल थ्रो कर रहे हो तो बॉल का इम्पल्स कैसे पता चलेगा भाई, ये कितने टाइम में, पहली बात ये कितना फोर्स लगा रहा है वो पता किया जाएगा, और ये जो यहाँ पे स्टॉपिंग टाइम है वो पता किया जाएगा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको इम्पल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इम्पल्स का यूनिट क्या होगा बच्चों, इम्पल्स का यूनिट होगा यहाँ से न्यूटन मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा यूनिट। दूसरा कहानी ये क्या है बच्चों, ये है वेक्टर क्वांटिटी, राइट। वेक्टर क्यों है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है तो जे भी एक वेक्टर होगा। आई होप यहां तक आपको इंपल्स की बात समझ गई होगी, ठीक है। अब फट से पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व किए बिना हमें बहुत सारी चीजें नहीं समझती है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करके सीखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए।
तो हम क्या सीख रहे हैं अभी बच्चों, इम्पल्स सीख रहे हैं। और एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कि समझो एक वॉल है, ठीक है, जिसपे फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, राइट, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। नाउ अगर ये फोर्स जो है वो टाइम 5 सेकेंड्स के लिए लगता है, चलो 5 मिली सेकेंड के लिए लगता है, तो मुझे ये बताओ कि इस पे इसका इम्पल्स कितना है। ठीक है, अब हमको फोर्स कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पे 100 न्यूटन जो चेंज नहीं हो रहा है, और हमने जे का फॉर्मूला क्या बताया आपको कांस्टेंट फोर्स के लिए, एफ इंटू डेल्टा टी, राइट। फोर्स कितना है बच्चों, 100 न्यूटन, राइट, और डेल्टा टी कितना दिया हुआ है हमें, 5 मिली सेकेंड्स। तो इसको प्लीज याद रखना कि सेकेंड्स में चेंज करो, मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये 100 हट जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0.5 न्यूटन सेकेंड। ये आ जाएगा आपको इम्पल्स इस केस में, ठीक है। अब इसी वाले केस को एक एक्सटेंशन लेके चलते हैं, ठीक है, कि अगर मैंने फोर्स लगाया लेकिन अब मेरा जो फोर्स है बच्चों वो 2t है। ये क्या हो गया बच्चों, ये वेरिएबल फोर्स हो गया। वेरिएबल फोर्स क्या क्यों हो गया भाई, 1 सेकंड डालोगे तो अलग फोर्स मिलेगा, 2 सेकंड पे अलग, 3 सेकंड पे अलग, 4 सेकंड पे अलग। अब यहां पे अगर मुझे बोलेगा कि मुझे ये बताओ कि मेरा F कितना है, सॉरी मेरा J कितना है फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड्स, राइट, 0 से 5 सेकेंड्स में J निकाल। तो अब फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल फोर्स के लिए J का फॉर्मूला क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन F डॉट dt, है ना। F और dt कितना है हमारा, 0 से 5 सेकेंड, तो यहाँ 0 यहाँ 5। F का वैल्यू कितना है बच्चों, 2t dt, 0 से कहाँ जाएंगे हम, 5 जाएंगे। 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर 0 से 5, और यहाँ पे आपका चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड्स है, मिली सेकेंड्स नहीं। तो 5 सेकेंड्स में अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 0, 25 माइनस 0 विच इज 25 न्यूटन सेकेंड। तो ये हो गया आपका, अगर वेरिएबल फोर्स होगा तब कैसे इंपल्स फाइंड करना है, और जब कांस्टेंट फोर्स होगा तो आपको कैसे फाइंड करना है, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा, आई होप आपको ये समझ गया होगा। मैं आपको एक क्वेश्चन दे दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, उसे सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंसर क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि हमारा फिर से ये दीवार है, राइट, और इस पे फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है। फोर्स लग रहा है बेसिकली t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 5 मिली सेकेंड। आपको मुझे बताना है कि मेरा एवरेज फोर्स कितना होगा, एवरेज फोर्स कितना होगा बिटवीन t0 to 5 मिली सेकेंड है बच्चों ये, ठीक है, ये मिली सेकेंड, ये मिली सेकेंड हो गया, ओके। नेक्स्ट मिली सेकेंड, ठीक है। तो एफ एवरेज, और आपको एफ इंस्टेंटेनियस भी, एफ क्यों निकाल रहे हैं आप तो पता है हमें, सॉरी, जे निकालना है आपको एवरेज, और जे निकालना है इंस्टेंटेनियस। इसका फॉर्मूला एफ डेल्टा टी से आएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट का एफ प्लस टी, दूसरे पॉइंट का एफ प्लस टी, चलो ये नहीं करो, डायरेक्ट इक्वेशन दिया हुआ है, जे निकाल दो मुझे इंटीग्रेशन एफ डी। इसका आंसर निकालना और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या आंसर आया। याद रखना यहाँ 5 मिली सेकेंड है, तो प्लीज 5 मिली सेकेंड को सब्स्टिट्यूट करते समय सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना क्या आंसर आएगा, हम देखेंगे किसके किसके आंसर्स सही आ गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये कहानी हो गई इम्पल्स की। नेक्स्ट इसका पार्ट है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, और ये आपकी हेल्प कर देता है क्वेश्चन को और जल्दी सॉल्व करने में। देखो बेसिकली ये बैट जो है, ये इस बॉल को, ये बॉल जब आ रही है तो ये बॉल आते समय अपनी कुछ मोमेंटम लेके आ रही है, पी इनिशियल, राइट, और जाते समय कुछ मोमेंटम लेके जा रही है, पी फाइनल। और ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ये बैट जो है ये कुछ इंपल्स लगा रहा है बॉल, फोर्स लगा रहा है, फोर्स तो लगा ही रहा है, फोर्स सही है, आप बोलोगे सर फोर्स लगा रहा है, लेकिन देखो ना फोर्स जो है वो थोड़े टाइम के लिए लग रही है ना, ऐसा तो है नहीं कि ये बॉल, ये बैट जो है इस बॉल को धक्का मार रहा है, ये बॉल बैट बॉल को धक्का नहीं मार रहा है, बैट बॉल को हिट कर रहा है। हिट करना मतलब इंपल्स देना, है ना। अगर मैं किसी ब्लॉक को धक्का मारते हुए लेके जाऊं तो मेरा फोर्स उस पर लगता रहेगा,
ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको ऐसे ढकल दूं तो मैंने क्या किया, मैंने उसको इम्पल्स दिया, फोर्स तो लगाया, लेकिन हम उसमें क्या ढूंढते हैं, इम्पल्स ढूंढते हैं। ठीक है, तो फोर्स कब ढूंढते हैं, जब आप लगातार फोर्स लगाते जा रहे हो तब। लेकिन अगर आपने उसको झटके में हिलाया है या आपने इसको थोड़ी देर के लिए फोर्स दिया है तो आप ढूंढते हो इम्पल्स। अब इसने इसको हिट किया, इसकी इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम चेंज हो गई। ये बोलता है भाई इम्पल्स की वजह से अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो देयर शुड बी सम कनेक्शन बिटवीन देम, राइट। तो कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए। चलो देखते हैं क्या कनेक्शन है। हमने क्या बोला, हमने बोला भाई इम्पल्स जो होता है वो होता है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी टी, ये इक्वेशन 1, राइट। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ हमारा जो dp बाई dt होता है वो होता है इक्वल टू फोर्स फॉर ऑल बॉडीज, चाहे उसका मास कांस्टेंट हो चाहे ना हो, राइट। अगर आपको नहीं समझा मैंने क्या बोला तो आपको पहला वीडियो फिर से देख लेना चाहिए। dp बाई dt इज इक्वल टू एफ, तो अगर मैं dt वहां ले जाता हूं तो dp हो जाता है बच्चों f डॉट dt, दोनों साइड आप इंटीग्रेट कर दो, ये आ जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल, राइट, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल होगा यहाँ पे फाइनल होगा, और यहाँ क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा सिर्फ j। कहां से डाला वैल्यू मैंने बच्चों, यहाँ से। तो इसने क्या बोला कि अगर j निकालना है तो अगर आप चेंज इन मोमेंटम भी निकाल लोगे तो भी आपको क्या पता चल जाएगा, तो भी आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो मोमेंटम है या हमारा जो इंपल्स है वो कितना होगा। ठीक है, तो यही होता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, इट कनेक्ट्स द इंपल्स टू द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब यहां पे भी वही कहानी हो रही थी कि भाई जब ये मूव कर रहा था तो आने का कुछ मोमेंटम था, जाने का कुछ मोमेंटम था, हमने वो कहां से दिया था, इंपल्स से। तो वो बोलता है भाई इंपल्स जो है वो आने के मोमेंटम और जाने के मोमेंटम को सबट्रैक्ट करके माइनस करके आपको पता चलेगा, राइट। तो इसने बोला और हमने निकाल दिया। सो इंपल्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इंपल्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, राइट। तो आप एफ डॉट डी टी को कैसे निकाल सकते हो, डेल्टा पी से भी निकाल सकते हो। आई होप ये चीज आपको समझ रही होगी, राइट। तो एफ डेल्टा टी से आ जाएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे, ठीक है। इसी बॉल बैट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, हम तो सब क्रिकेट खेलते हैं, हम सबको आदत है, ठीक है। सो समझो हमारे पास में अ बैट्समैन रिटर्न्स रिटर्न्स a 100 gram ball, 100 gram ball coming at 25 meter per second, 25 meter per second, returns 100 gram ball coming at 25 meter per second to 35 meter per second outside the boundary. Find the impulse imparted by him, by him नहीं, by his bat, उसी ने दिया लेकिन बैट के थ्रू दिया है, ठीक है। सो 100 ग्राम बॉल है, 25 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, सो आ रहा है वो 25 मीटर पर सेकंड से, जा रहा है वो 35 मीटर पर सेकंड से। पहला काम इंपॉर्टेंट ये है कि आने वाले मोमेंटम को नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये लेफ्ट में है, और जाने वाले को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पी इनिशियल मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है बच्चों, 100 ग्राम, 0.1 kg, और ये है 25 मीटर पर सेकंड, तो ये हो गया आपका 2.5 kg मीटर पर सेकंड। मोमेंटम का यूनिट याद नहीं है तो पिछले लेक्चर को आप देख सकते हैं, ठीक है। मोमेंटम आ गया इनिशियल, फाइनल मोमेंटम देखते हैं। फाइनल मोमेंटम आ जाएगा हमारा मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल फाइनल कितना है बच्चों, 35 मीटर पर सेकंड, तो ये आ जाएगा 0.1 इंटू 35, ये आ गया आपको 3.5 kg मीटर पर सेकंड। बट ये आया आपको प्लस और ये आया आपको माइनस। क्यों कर रहे हैं ये, जे मोमेंटम फोर्स, तीनों वेक्टर्स हैं, वेक्टर हमेशा डायरेक्शन के हिसाब से चलते हैं, आप सिर्फ नंबर्स नहीं ले सकते।
ठीक है, तो ये हमको मिल गया। अब ये मिल गया तो हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है मोमेंटम। मोमेंटम बोलता है कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल करो, राइट। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल में पी फाइनल कितना आया 3.5 माइनस इनिशियल कितना आया -2.5, ये हो जाएगा बच्चों 6 kg मीटर पर सेकेंड। ये भी उसका यूनिट है और ये भी इसका। तो आप चाहे इस यूनिट में लिखो चाहे इस यूनिट में, बट वैल्यू आपकी हमेशा 6 आई। तो उसने कितना मोमेंटम दिया है, मोमेंटम नहीं दिया है, इम्पल्स दिया है, 6 kg मीटर पर सेकेंड का इम्पल्स दिया है, इसलिए वो बॉल हवा में उड़ती हुई बाउंड्री के बाहर जा रही है। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। चलो, एक क्वेश्चन और आता है जो आपके वेक्टर के नॉलेज को टेस्ट करता है। वो बोलता है यार मैं खेल रहा था बॉल के साथ में, ये दीवार है मेरी, ठीक है, और उसने बॉल फेंका एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, और लेट्स अज्यूम दिस वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वो टकरा के वापस गई फिर से 30 डिग्रीज पे, और यहां भी उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। उसका सवाल ये है कि इस दीवार ने इम्पल्स, सवाल ये है, यहां पे लिख रहा हूं, इम्पल्स कितना दिया, सेकेंड डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्सिव फोर्स, कौन से डायरेक्शन में। ठीक है, ये दोनों में निकालना है, फोर्स नहीं निकालना है, इम्पल्सिव फोर्स निकालना है, मतलब इम्पल्स। चलो, अब ये कहानी को करने के लिए हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है और फाइनल वेलोसिटी यहाँ। लेकिन बच्चों अब ये वेक्टर फॉर्म में है ना, और वेक्टर क्या होता है हमेशा आई कैप और जे कैप में। आई कैप जे कैप मैंने आपको सिखाया है, इसको रिजॉल्व करोगे ये डायरेक्शन में आएगा, इसको रिजॉल्व करोगे तो ये डायरेक्शन में आएगा, इसको रिजॉल्व करोगे तो ये डायरेक्शन में। ठीक है, इसके बाद में अगर आप इस वाले को रिजॉल्व करोगे तो ये डायरेक्शन में जाएगा और ये नीचे की तरफ आएगा, राइट। और एंगल के डायरेक्शन में जाएंगे तो कॉस, है ना, जो एंगल बना रहा है वो कॉस और जो एंगल से दूर जा रहा है वो साइन। चलो, अब इसको इसी कलर्स में लिख लेते हैं ताकि हमें मिल जाए। इनिशियल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, और ये पीछे के डायरेक्शन में जा रहा है मतलब -10 cos 30 आई कैप, राइट, और ये हो रहा है नीचे की तरफ तो ये -10 sin 30 जे कैप। ठीक है, अच्छा, इसका मास, इस बॉल का मास जो है वो 10 ग्राम है। ठीक है, मास 10 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, मास 10 ग्राम दिया हुआ है ना। अब ये 10 दिया हुआ है तो हमें इनिशियल वेलोसिटी आ गई है। अब क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कलर में निकालेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी कह रहा है भाई मैं राइट में जा रहा हूँ अभी भी, तो राइट में जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा +10 cos 30 आई कैप, राइट। और उसके बाद में नेक्स्ट आता है, ये नीचे ही जा रहा है अभी, अगर ये नीचे ही जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला -10 sin 30 जे कैप। अब क्या ढूंढना है, अब इन दोनों का डिफरेंस, है ना, इन दोनों का डिफरेंस ढूंढना था हमें। तो डिफरेंस कैसे मिलेगा, डिफरेंस ऐसे मिलेगा कि मोमेंटम का चेंज इज मास इनटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। ठीक है, वी फाइनल माइनस वाई इनिशियल करो। क्या कर सकते हैं हम, ये देखो, ये और ये सेम है तो ये और ये कट गया, ये और ये अपोजिट है तो ये और ये हो गए एड अप, तो हमारे पास आ गया मास इंटू 20 cos 30, है ना। और बचा क्या हमारे पास बच्चों डायरेक्शन में, आई कैप, जे कैप कट गया है तो ये आ गया आई कैप। ठीक है, अब देखो मास 10 ग्राम्स है मतलब हो गया ये 10/1000 इंटू 20 इंटू कॉस 30 कितना होता है बच्चों, √3/2, टेबल्स याद कर लो अपने, 2 10 तो कितना आ गया हमें आंसर, हमें आंसर आ गया J इज इक्वल टू डेल्टा P विच इज इक्वल टू √3/10 आई कैप। वैल्यू कितनी आ गई बच्चों इम्पल्स की, वैल्यू आ गई √3/10। डायरेक्शन क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव x, प्लस आया है ना, यहाँ पे प्लस आया है मतलब पॉजिटिव x में ये फोर्स लगाएगा और बॉल जब ऐसे आ रहा होगा तब वो ऐसे चला जाएगा।
इसी वाले क्वेश्चन को हम फिर से पिक करेंगे जब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सीखेंगे, ठीक है। अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं, अभी हम सिर्फ इम्पल्स समझ रहे हैं, ठीक है। चलो, दो बहुत अच्छे क्वेश्चंस कर लिए हमने, आगे चलते हैं हम, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि और कैसा क्वेश्चन आ सकता है इस पे। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो बोलता है यार अगर तुम्हें फोर्स टाइम ग्राफ दे दे तो क्या करोगे, ठीक है। जैसे आप बैट लेके खड़े हो, जब आप बॉल को हिट करने वाले हो तो हिट जैसे ही बॉल कांटेक्ट में आएगा, राइट, तुमने बैट चलाया और बॉल कांटेक्ट में आ गया है, तो वो पॉइंट जो तुम्हारा है, दैट पॉइंट इज दिस पॉइंट, राइट। यहाँ पे कांटेक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है ना। अब उसने फोर्स का ग्राफ बनाना चालू किया, फोर्स बढ़ रही है 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 बढ़ रही है, और वो चली गई एक मैक्सिमम वैल्यू पे यहां तक। इस समय बॉल जो है वो पूरा बैट से कांटेक्ट में आ चुका है, राइट। अभी मैंने मारा, टच हुआ है, पूरा कांटेक्ट में आ गया, अभी तक कांटेक्ट में है और मैक्सिमम फोर्स आ गया है। अब ये कांटेक्ट छोड़ना चालू करेगा तो इस पे फोर्स जो है वो कम होना चालू होगी और यहां पे बॉल जाएगा बाहर, विच इज द कांटेक्ट एंडिंग। ये कौन सा ग्राफ है? इट इज अ फोर्स टाइम ग्राफ, राइट। फोर्स टाइम ग्राफ क्या बता रहा है कि आपने जब फोर्स लगाया, इंपल्स दिया, तो कितना टाइम तक दिया और उस टाइम में फोर्स कितना वेरी होके मैक्सिमम से जीरो आया, राइट। अब इस कर्व को, अगर इस कर्व की एरिया अगर आप निकाल देते हो तो आपको मिल जाता है इंपल्स, ठीक है। इंपल्स कैसे मिला? याद करो, हमने मोशन या स्ट्रेट लाइन में सीखा था कि अगर इंटीग्रेशन एफ डॉट डी टी है, मतलब ये क्या है, एरिया ऑफ एफ टी कर्व। कहां सीखा था? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में भी सीखा और इंटीग्रेशन के बेसिक एक्सरसाइज में भी सीखा, राइट। तो हमें ये मिल गया एरिया ऑफ एफ टी कर्व। एरिया ऑफ एफ टी कर्व कितना हो सकता है हमारा? सो एरिया ऑफ एफ टी कर्व अगर हम देखते हैं तो हमें इसका एरिया पता करना है, इसकी एरिया पता करनी है अगर हमें, तो हमें मिल, देखो, तुम्हें ये नहीं सोचना अरे सर ये कर्व की एरिया कैसे निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे वो बाद में, पहले समझो कि मिलेगा क्या। एरिया निकालते क्या मिलेगा? इंपल्स। इंपल्स मिलेगा मतलब चेंज इन मोमेंटम, राइट। तो ये सारी कहानी आपको मिल जाएगी अगर आप इसकी एरिया निकालो, ठीक है। तो कहानी इतनी है। अब अगर आप इसमें एवरेज आउट कर दे सकते हो कि कुछ एवरेज फोर्स लगा रहा है, वैसे एवरेज कर दोगे, ठीक है, और यहां से यहां तक की जो एरिया निकालोगे, ये क्या हो जाएगा? ये आपका एवरेज इंपल्स हो जाएगा, एक्चुअल इंपल्स नहीं होगा, है ना, कि एवरेज मैंने इतना फोर्स लगा के इतना टाइम रखा तो मेरे को इतना इंपल्स आ गया, राइट। बट आपके पास में अगर इस कर्व का इक्वेशन है तो आप इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट की एरिया निकाल सकते। कुछ नहीं समझा? कोई नहीं। यहां तक अगर ये समझ गया कि भाई एरिया कैसे बना, कांटेक्ट जब स्टार्ट हुआ वहां से मैंने फोर्स चेक करना चालू किया, यहां तक फोर्स का कांटेक्ट मैक्सिमम हुआ, फिर वो बॉल आगे छक्के की तरफ जाने वाला था तो उसका कांटेक्ट छूटता गया और फोर्स कम होता गया, इतना तो समझ गया। एरिया निकालना है, एरिया निकाल के क्या मिलेगा आपको? इंपल्स। इतना समझ गया? वेरी गुड। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और इजी हो जाएगा। सो बेसिकली हमें क्या मिला? एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ, ठीक है। एक फट से एक क्वेश्चन उठाते हैं और इसके बाद देखेंगे आपके या मेरे या बहुत सारे लोगों के फेवरेट शॉट को और उसको एनालाइज करेंगे इम्पल्स के फॉर्म से, ठीक है। अब इसमें मैंने दे दिया समझो आपको एक फोर्स टाइम ग्राफ, ठीक है। फोर्स टाइम ग्राफ जो है वो ऐसे गया, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, और मैंने आपको पूछा कि यार मुझे ये बताओ कि समझो ये फोर्स की वैल्यू मेरी है 10 न्यूटन, दिस पॉइंट इज 3, दिस पॉइंट इज 6 एंड दिस इज 10, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स आ गया 10 न्यूटन, 3, 6 एंड 10, टाइम भी पता है। अब ये बोल रहा है कि मुझे ये बताओ कि इंपल्स कितना होगा इस केस में। और हमने क्या बोला यार? हमने बोला यार अगर एफ टी ग्राफ दिया है तो ना इंटीग्रेशन ना चेंज इन मोमेंटम, क्या निकालेंगे? डायरेक्ट निकालेंगे हम यहां से कि हमारा एरिया कितना है, ठीक है। जिन जिन को ट्रपीजियम की एरिया आती है उनका काम इजी। कैसे? देखो, यहां से यहां तक की लेंथ जो है वो है 6 से 3 मतलब 3 यूनिट्स, यहां से यहां की लेंथ तो दिख ही रही है 10 यूनिट्स। फॉर्मूला ये बोलता है एरिया ऑफ ट्रपीजियम का कि हाफ इंटू हाइट, इसकी हाइट कितनी है 10 न्यूटन, और इंटू आप इन दोनों साइड को ऐड कर देते हो दैट इज 30,
तो ये आ जाता है 65 न्यूटन सेकेंड विच इज द इम्पल्स। अगर नहीं भी याद है तो डरने की जरूरत नहीं है। कैसे निकालोगे? इस ट्राइंगल की एरिया निकाल लो, इस ट्राइंगल की एरिया निकाल लो, इस रेक्टेंगल की एरिया निकाल लो और ऐड कर दो, तो भी सेम आंसर आएगा। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। ठीक है सर, कर आएगा तो क्या करेंगे? सर कर्व आएगा तो कर्व में करेंगे, है ना। इसीलिए हम अभी फटाफट थियरी कर रहे हैं ताकि हम एक बढ़िया लेक्चर बनाएं जिसमें हम सारे अच्छे क्वेश्चंस पिक करेंगे प्रीवियस ईयर वाले। तो उसमें देखेंगे कर्व का क्वेश्चन कैसे करना है, कर्व के बिना कैसे करना है, मोमेंटम कैसे करना है, फोर्स कैसे करना है। ठीक है, अब जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, हम चलते हैं हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम्स टू हैव प्लेड फुटबॉल, और अगर एक्चुअल लैंग्वेज में बोलो तो सॉकर, एंड दैट इज, आई होप यू हैव ऑलरेडी गेस्ड हु दिस पर्सन इज। ही इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स, एक्चुअली वन क्या, ही इज माई फेवरेट प्लेयर। और मुझे पता है बहुत सारे जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनका भी फेवरेट प्लेयर है। ठीक है, अब ऑब्वियसली मैं इस शॉट को पूरा एनालाइज नहीं कर सकता बिकॉज मुझे रियल लाइफ में जाना पड़ेगा, बट इट इज क्लोज टू द क्वेश्चन दैट आई हैव पिक्ड फॉर यू। क्वेश्चन देखो, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अ फुटबॉलर किक्स अ फुटबॉल ऑफ मास 0.3 kg। तो मेसी ने जो ये बॉल मारा है इट इज अराउंड 0.3 kg, राइट, एंड उसकी जो स्पीड पकड़ी बॉल ने दैट वाज 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। बॉल ने स्पीड पकड़ ली है 20 मीटर पर सेकेंड की, राइट। इफ द फुट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट, अगर आप नोटिस करोगे ना तो जब वो किक करते हैं तो फुटबॉल को ऐसे धक्का मार के नहीं ले जाते, इट्स एन इम्पल्स, इम्पल्स देते हैं तब उसको स्पीड मिलती है, राइट। तो कितने टाइम के लिए हो रहा है वो टच? 5 मिली सेकेंड का टच है, राइट। अब हमें पता करना है डेल्टा पी, इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स। ये तीन चीज हमको मेसी के शॉट में एनालाइज करनी है। अब मेसी के शॉट में कैसे एनालाइज होगा? बहुत सिंपल है भाई, डेल्टा पी तो दिख ही रहा है, कैसे? बॉल रखा हुआ था, पी इनिशियल जो है वो है 0, बॉल एट रेस्ट मतलब मोमेंटम 0, कोई सोचने की जरूरत। फाइनल मोमेंटम भी मिल जाएगा बच्चों, कैसे फाइनल मोमेंटम मिलेगा? कैसे? ये बोला 20 मीटर पर सेकेंड 0.3 kg, तो 0.3 kg इंटू 20, ये आ गया आपको 6 kg मीटर पर सेकेंड। डेल्टा पी कितना आ गया? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, सो डेल्टा पी की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई है हमें कितनी? 6 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम उस चीज का डेटा यहाँ पे मेसी के शॉट पे लिख लेते हैं। मेसी के शॉट में कितना डेल्टा पी आया बच्चों? मेसी के शॉट में डेल्टा पी आया हमें 6 kg मीटर पर सेकेंड। तो मेसी के शॉट में चेंज इन मोमेंटम तो मिल गया है। अब ये बोलता है यार मुझे ये बताओ इम्पल्स कितना होगा? कोई दुख नहीं है, इम्पल्स कितना होगा मतलब क्या यार, मोमेंटम चेंज ही तो इम्पल्स है ना। हमने अभी तो देखा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बोलता है, बोलता है भाई मेसी ने जो शॉट मारा उसमें डेल्टा पी जो है वो 6 kg मीटर पर सेकेंड है, और 6 kg मीटर पर सेकेंड ही हमारा चेंज इन मोमेंटम ही हमारा इम्पल्स है। शॉट मारा, इम्पल्स निकाल दिया, डेल्टा पी निकाल दिया। अब ये बोल रहा है कि मेसी के पैरों में कितनी जान है, फोर्स कितना लगाया उसने, लेकिन एवरेज फोर्स, इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है। एवरेज फोर्स जब बोलेगा तो एफ डेल्टा टी आप यूज कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं टेंशन लेने की। चलो इम्पल्स तो पता ही चल गया है, तो हमारा जे कितना होता है बच्चों? जे होता है हमारा एफ डेल्टा टी। सबसे बढ़िया बात ये जे निकाल चुके हो, फोर्स पूछ रहा है और डेल्टा टी इस बेचारे ने दे रखा है ना। उसने मेसी के शॉट का टाइम कैलकुलेट कर रखा है, तो इसको अगर आप यहाँ लेके आओगे तो ये हो जाएगा 10 to the power 3 which is 6000/5, 1200 न्यूटन का फोर्स मेसी लगा रहा है। क्वाइट हाई फोर्स, बिना इतने फोर्स के ये बॉल इतनी तेजी से उधर पहुंचता ही नहीं, राइट। तो मेसी ने कितना फोर्स लगाया? मेसी ने फोर्स लगाया है बच्चों 1200 न्यूटन का, एंड ही इज गेटिंग दैट गोल, राइट। तो ये तो तुम्हारा एनालिसिस हो गया इस शॉट का। कोई अगर ये देख रहा है या इसे याद हो तो मुझे ये बताओ कि ये शॉट कहाँ का है, कौन से गेम का? ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आप फुटबॉल फैन हो तो आपको पता होगा। ठीक है, मुझे बताना ये कहाँ का शॉट है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, हमने एक पूरे रियल लाइफ सिनारियो को एनालाइज कर दिया। जस्ट आप मुझे डेटा दे दो, मैं रोनाल्डो का भी एनालाइज कर दूंगा, है ना, या कोई भी आपका फेवरेट प्लेयर होगा मैं उसको एनालाइज कर दूंगा, बस मुझे डेटा चाहिए, है ना। और दैट इज बेसिकली व्हाट डेटा एनालिस्ट डू, राइट। अगर आपके पास डेटा हो तो आप बहुत सारी चीजें 100% नहीं लेकिन मैक्सिमम एक्यूरेसी तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया एप्लीकेशन। आगे चलते हैं। अब ये कहानी यहां खत्म होती है,
अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा विच इज इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, राइट। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में हमने पहले ही न्यूटन लॉ में देख लिया है कि पहला न्यूटन लॉ बोलता है भाई अगर कोई भी बॉडी पे नेट फोर्स, टोटल फोर्स अगर जीरो है तो वो बॉडी जो है अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, और अगर वो मोशन करना चाहती है तो वो अपना जैसा मोशन कर रही है उसको कंटिन्यू करेगी। ठीक है, अब ये इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स की कहानी, ये दोनों आदमी हैं, ठीक है, रमेश एंड सुरेश। अगर आप देखो तो दोनों कपड़े भी सेम है। तो रमेश और सुरेश जो है वो खेल रहे हैं कौन सा गेम, टग ऑफ वॉर। तो रमेश और सुरेश का कहानी बहुत सिंपल है, ये दोनों टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं, ठीक है। रमेश और सुरेश बोलते हैं भाई हम दोनों में से जो जीतेगा वो जाएगा दुकान पे सामान लेने के लिए। भाई झगड़ा हो रहा है यार कि इसको जाने का मन नहीं है, इसको वीडियो गेम्स खेलने हैं, इसको जाने का मन नहीं है, इसको PS3 खेलना है, सॉरी PS5 खेलना है, राइट। अब ये दोनों में जो हारेगा वो डिसाइड करेगा कि भाई कौन जाएगा, है ना, कौन हारेगा यार। लेकिन प्रॉब्लम ये ना, रमेश और सुरेश है ट्विंस, इन दोनों के आर्म्स में है ऑलमोस्ट इक्वल स्ट्रेंथ। तो जब ये खींच रहे हैं तो जितना फोर्स से सुरेश खींच रहा है उतने ही फोर्स से रमेश खींच रहा है। और हमने क्या बोला, जब नेट फोर्स जीरो हो जाए तो अगर मैं इसका टोटल फोर्स एनालिसिस करूं तो ये राइट ये लेफ्ट, टोटल फोर्स हो गया F माइनस एफ विच इज जीरो। तो बच्चों नेट फोर्स कितना हो गया, रमेश सुरेश में दोनों सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो हो गया। अब क्योंकि नेट फोर्स जीरो हो गया तो ये रोप जो है वो यहां से ना लेफ्ट जाएगा ना राइट, नहीं जा रहा। और रमेश और सुरेश बस खींच रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अभी इनकी मम्मी आएगी और इनकी पिटाई करेगी, भाई सब्जी लेने जाना है, सामान लेने जाना है, तो टाइम पास कर रहे हो अभी तक, है ना। तो ये दोनों डिसाइड भी नहीं कर पा रहे बिकॉज दोनों के फोर्स इक्वल है। तो हमें क्या पता चला, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स का मतलब क्या है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स का मतलब ये है बच्चों कि हमारा जो एफ नेट का वैल्यू है वो हो जाना चाहिए जीरो। द नेट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि रमेश भी फोर्स नहीं लगा रहा है और सुरेश भी नहीं लगा रहा, रमेश और सुरेश दोनों फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो नेट आ रहा है, टोटल आ रहा है ऐड करके, वो जीरो आ रहा है ना। तो अगर मैंने आपको ये बोला कि यार ये दोनों मूव नहीं कर रहे मतलब ये दोनों फोर्स नहीं लगा रहे, तो बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, आपको कैसे पता दोनों फोर्स नहीं लगा रहे हैं। दोनों फोर्स लगा रहे हो सकते हैं और दोनों का नेट फोर्स जीरो हो सकता है, ठीक है। तो ना तुम गलत ना मैं गलत, ऐसा हो सकता है दोनों खड़े हो, ऐसा भी हो सकता है दोनों खींच रहे हो। लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, एफ नेट जीरो, इंडिविजुअल फोर्स जीरो ना भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। एक बहुत सिंपल सी चीज है ये। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम करते हैं, हम एक क्वेश्चन फट से ले लेते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये ब्लॉक है, इसका मास है 10 kg, ठीक है। ये यहां से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और यहां से फोर्स लग रहा है F, ठीक है। ये बोल रहा है ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, राइट। अगर ब्लॉक स्टेशनरी है, अगर ब्लॉक स्टेशनरी है तो हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, है ना। ब्लॉक मूव नहीं कर रहा तो एफ नेट कितना होना चाहिए बच्चों, एफ नेट होना चाहिए जीरो। और नेट जीरो का मतलब सिंपल वर्ड में ये होता है कि लेफ्ट साइड जितनी फोर्स लग रही है उतनी ही आपकी राइट साइड में लगेगी। लेफ्ट में कितनी लग रही है एफ, राइट में कितनी लग रही है 10, तो एफ कितना आ गया बच्चों आपको 10 न्यूटन। बस इक्विलिब्रियम लगाओ, आंसर निकाल लो। इक्विलिब्रियम कब लगा सकते हो, लेकिन जब या तो ये स्टेशनरी हो या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो। ये लिख लेना अपने नोट्स में कि अगर ये स्टेशनरी हो ब्लॉक या ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहे, मतलब हमारा ब्लॉक जो है उस पर नेट फोर्स जो है वो जीरो है। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम का अंडरस्टैंडिंग। और क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन करेंगे, बट इक्विलिब्रियम की सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये हो गई कि भाई अगर हमारे पास में कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है या रेस्ट है तो हम ये बोलेंगे कि एफ नेट जो है वो जीरो है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे तीन बढ़िया फोर्सेज आ जाते हैं। पहला फोर्स आ जाता है टेंशन, है ना। अब ये दो बंदे हैं, ठीक है, रमेश और सुरेश ही हैं।
बस कपड़े चेंज कर लिए और मेकअप कर लिया, ठीक है। तो रमेश और सुरेश फिर से टग ऑफ वॉर कर रहे हैं कोई रीजन के लिए, है ना। लेकिन टग ऑफ वॉर के लिए उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए एक रस्सी, राइट। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के थोड़ी खींच रहे हैं, वो क्या खींच रहे हैं, वो रस्सी पकड़ के खींच रहे हैं, राइट। सो अगर वो रस्सी पकड़ के खींच रहे हैं तो ये बोल रहा है भाई अगर ये इनको नहीं खींच रहा, ये रस्सी को खींच रहा है। अगर ये रस्सी को खींचेगा तो रस्सी पे टेंशन फोर्स आएगी इधर बिकॉज ऑफ हिम, राइट। और बिकॉज ऑफ हिम कहाँ आएगी, इधर। तो रस्सी क्या हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे खिंच जाएगी, राइट। ज्यादा ताकत लगा दोगे तो यहां से ब्रेक भी हो जाएगी, राइट। उतनी ताकत होनी चाहिए लेकिन। बट द आइडिया इज कि ये जो फोर्स इस रस्सी में आती है ना, इसी को हम बोलते हैं टेंशन फोर्स। लेकिन ये वर्ड याद रखना, पुलिंग, पुशिंग कभी नहीं आता। कभी ये सुना है कि वो उसने रोप को पुश किया। रोप को पुल करना तो समझ में आता है, पुश करना क्या होता है। रोप को पुश करोगे कुछ नहीं होगा। ये दोनों धक्का मार रहे होते तो जाके टकरा जाते एक दूसरे से। रस्सी धक्का मारने को नहीं रोक सकती, खींचने को रोक सकती है, पुल को रोक सकती है, पुश को रोकने की जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। अब फटाफट इसकी प्रॉपर्टी देख लो ताकि याद रह जाए क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टी है कि टेंशन इज अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ स्ट्रिंग, थ्रेड और रोप। तो स्ट्रिंग, थ्रेड और रोप्स अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर हमेशा टेंशन एक्ट करेगा, ठीक है। आइडियल केस में अगर हम देखते हैं तो स्ट्रिंग का मास कंसीडर नहीं करते हैं और स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल कंसीडर करते हैं। आपके केसेस में अगर आप अपने जेई और मेंस और नीट में देखोगे, इवन एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको मासलेस और इनएक्सटेंसिबल ही स्ट्रिंग आता है। अनलेस मेंशन आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर इसका मास होता तो कॉम्प्लिकेट हो जाता है कैलकुलेशन, इसलिए वो मासलेस और इनएक्सटेंसिबल यूज करते हैं, राइट। आइडियल केस। अच्छा, दूसरी बात ये है इन रियल केस द स्ट्रिंग हैज इट्स मास एंड एक्सटेंसिबल। एक्चुअल केसेस जब आप स्टडी करते हो तो स्ट्रिंग का मास और स्ट्रिंग का एक्सटेंसिबल मतलब पता है, वो एक्सटेंड हो सकता है ना। अरे भाई जैसे जब उसको खींच रहे हो तो हो सकता है उसकी लेंथ हल्की सी बढ़ जाए, है ना, एक्सटेंशन आ जाए। तो वो बोल रहा है कि एक्चुअल केस में इसका एक्सटेंशन आ रहा है रियल लाइफ में, ठीक है। लेकिन हम क्या अज्यूम करेंगे हमारे क्वेश्चंस के लिए, उसका एक्सटेंशन नहीं आता है, वो हम यहाँ पे अजम्पशन में रख देंगे, ठीक है। हम सारी स्ट्रिंग्स को क्या लेंगे बच्चों, मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। कुछ प्रॉपर्टीज है टेंशन की जो बहुत जरूरी है, जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो फटाफट एक टेंशन की प्रॉपर्टी फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। चलो, टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, राइट। पुलिंग फोर्स अभी मैंने बताया कि यार जब जब कोई आपके पास में थ्रेड है, जब कोई आपके पास में थ्रेड है तो आप उसको पकड़ के खींच सकते हो, लेकिन उसको दबाने का कोई मतलब नहीं, थ्रेड दब के ऐसे बंद हो जाएगा। तो उसका फोर्स जब तक काम करेगा जब तक पुलिंग है, जब तक पुलिंग है तब तक एक्ट करेगा, पुशिंग पे उसका कोई मतलब नहीं है। तो इट इज ओनली अ पुलिंग फोर्स, राइट। नाउ टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग, राइट। सो टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द स्ट्रिंग। इसका मतलब ये है कि अगर स्ट्रिंग आपका ऐसा है, ऐसा है और ऐसा है, तो हमेशा टेंशन जो एक्ट करेगा वो हमेशा स्ट्रिंग के साथ में ही एक्ट करेगा बच्चों। ऐसा नहीं कि नीचे ऊपर हो जाए, जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रिंग रखा होगा उसी डायरेक्शन में आपका फोर्स भी एक्ट करेगा, टेंशन वाला, है ना। तो टेंशन विल ऑलवेज एक्ट अराउंड द स्ट्रिंग एंड टेंशन इन वन स्ट्रिंग रिमेन्स सेम थ्रू आउट, है ना। जब तक आपकी स्ट्रिंग सेम है तब तक आपका टेंशन भी सेम रहेगा, बदलेगा नहीं वो। अगर उसमें 5 न्यूटन का लगा हुआ है तो 5 न्यूटन सब जगह लगा रहेगा, पूरे स्प्रिंग, पूरे थ्रेड, पूरे रोप में, है ना। अगर आप थ्रेड बदल दोगे तो आपको अलग से उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको हेल्प करेगी, बहुत सारे इक्वेशंस बचा लेगी। नहीं तो क्या होता है, आप टेंशन ही लगाते रह जाते हो, टेंशन ही बनाते रह जाते हो, जबकि आपको एक ही टेंशन लेना होता है ना। तो ये आइडिया है। अब देखो, ये लोग जो खींच रहे हैं, ये लोग एक दूसरे को तो खींच नहीं रहे, है ना। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, ये लोग खींच रहे हैं रोप को। तो रोप जो खींच रहा है, रोप में आ रहा है एक बेसिक टेंशन, है ना। तो ये टेंशन जो है, ये टेंशन जो है वो इनकी वजह से है और ये टेंशन इनकी वजह से, कुछ नहीं, सेम ही टेंशन है ना। तो ये स्ट्रेच्ड है, जब ये लोग खींच रहे हैं तो ये लोग अपनी फोर्स लगा के इनको इस तरफ खींच पा रहे हैं, राइट। सो इनका जो पुलिंग है वो कम है, तो ये टेंशन क्या कर रहा है। अब बोलोगे सर टेंशन तो इक्वल है, ये कैसे खींच गए। अरे भाई ये टेंशन सिर्फ रस्सी के लिए है, बाकी जो फोर्स लग रहा है वो यहां से हम F इक्वल टू ma से निकालेंगे सेकेंड लॉ से, क्योंकि ये मोशन हो रहा है, राइट। हमने क्या बोला था, हम अभी सिर्फ सीख रहे हैं F नेट इक्वल टू 0, यहाँ F नेट 0 नहीं है क्योंकि ये लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। बट आइडिया सिर्फ टेंशन देखो, रस्सी को खींच रहे हैं, ये लोग इधर आ रहे हैं, ये लोग को अगर खींच रहे हैं तो ये लोग भी इस तरफ जा सकते हैं अगर ये लोग इनफ टेंशन लगा के खींचे। तो टेंशन कितना होगा बच्चा दोनों केस में, टी, दोनों केस में ये जो टी, ये तो टी, थ्रेड सेम है तो हमारा टेंशन सेम, ठीक है।
अब ये प्रॉपर्टी समझ गई, अगर ये प्रॉपर्टी समझ गई तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो मेरे लिए। क्वेश्चन ये बोलता है कि ये एक 5 kg का ब्लॉक है, ये एक 10 kg का ब्लॉक है। इसका सवाल ये है कि अगर इसको मैं टांग के रख रहा हूं तो इसमें T1 कितना आ रहा है और इसमें T2 कितना आ रहा है। मतलब ये दोनों जो स्ट्रिंग है उसने खुद बता दिया है कि ये दोनों स्ट्रिंग जो है उनका साइज जो है, उनका साइज जो है वो है, तो सॉरी वो जो स्ट्रिंग है वो अलग अलग है, ठीक है, सेम स्ट्रिंग नहीं है, दोनों स्ट्रिंग अलग अलग है, हमें पता करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इस बॉडी को अगर देखते हो 5 kg वाले पे, तो 5 kg वाले पे ऊपर कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, T1। वो रस्सी उसको पकड़ के रख रही है ऐसे, ठीक है, उसको पकड़ा हुआ है उसने, ठीक है। और एक और, हाँ, एक टेंशन लगाने में ना सब लोग मुझे बोलते हैं और सब पूछते हैं कि सर यार मेरे को याद नहीं रहता सर कि मैं कौन सा डायरेक्शन में लगा दूं। बस ये याद रखो कि जिस ब्लॉक को देख रहे हो, ठीक है, उससे दूर भागेगा फोर्स। तो इस ब्लॉक को देख रहे हो इससे दूर भागेगा, इस ब्लॉक को नीचे देख रहे हो इससे दूर भागेगा, इस ब्लॉक को देख रहे हो इससे दूर भागेगा, हमेशा दूर भगाओ, टेंशन हमेशा दूर भागेगा, है ना। तो ये आ गया T1, इससे नीचे की तरफ कौन भाग रहा है, T2, और इसका खुद का एक वेट है 5 इंटू जी। ये क्या है, ये तो ग्रेविटी है हमारा प्यारा, ग्रेविटी जो हर जगह आ जाता है ना। तो पहला इक्वेशन क्या आ गया, पहला इक्वेशन आ गया अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड में T2 भी है 5G भी है, ये ऐड हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये ऐड हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कौन से वाले को, 10 kg वाले को, ठीक है, 10 kg वाले पे ऊपर कितना लग रहा है बच्चों T2 और नीचे कितना लग रहा है 10G। तो यहां से आ गया T2 कितना आ गया 10G मतलब 100 न्यूटन। ये 100 न्यूटन को कहां डाल देंगे, यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 50 150 न्यूटन। तो हमें क्या क्या आ गया, हमें टेंशन 1 आ गया 150 न्यूटन और टेंशन 2 आ गया हमें 100 न्यूटन। सिंपल सुंदर टिकाऊ सोल्यूशन। क्यों लगाया इक्वल, बिकॉज ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, ये इक्विलिब्रियम, राइट। तो आप यहां लगा के उस चीज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दिए जा रहा हूं, इसका T1 निकालना है, इसका T2 निकालना है, इसका T3 निकालना है। इक्विलिब्रियम में बॉडी है, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी सॉल्व करके आप ये पता करो कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करके T1 T2 T3 की वैल्यू आप कमेंट करो, कमेंट सेक्शन में देखेंगे कि आपके पास में कौन सी वैल्यूज जो है वो बेटर आ रही है, ठीक है। और अगर गलत होगी तो बता दूंगा क्यों गलत है भाई, और सही होगी तब तो बहुत ही अच्छा, तब तो टेंशन लगाना सीख गए तुम लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, इस क्वेश्चन में अगर आंसर नहीं भी आएगा तो प्रॉब्लम, ट्राई करने वाली बात है, ठीक है, एफर्ट डालोगे तभी सीखोगे, राइट। ट्राई करो इसको। सो टेंशन के बारे में सीख लिया, आगे चलते हैं। आगे एक प्रॉपर्टी और एक फोर्स है हमारे पास में विच इज बेसिकली द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बेसिकली जब भी आप कोई सरफेस पे कोई बॉडी रखते हो ना, व्हेनेवर यू पुट अ बॉडी ऑन अ सरफेस, तो ये जो अपवर्ड फोर्स है जो इसको रोक के रखता है ऊपर, ये होता है हमारा नॉर्मल फोर्स, और ये हमेशा होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। तो हमेशा ये सरफेस की जो सरफेस आप लोगे उसके परपेंडिकुलर होता है, और डाउनवर्ड जो आपको दिख रहा है ये तो इसके खुद का वेट है, ठीक है। तो इस वेट को कौन बैलेंस कर रहा है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नॉर्मल रिएक्शन की आपको यही याद रखनी है कि वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने एक वेज ले लिया, ठीक है, थीटा एंगल पे, और मैंने यहाँ पे ब्लॉक रख दिया, तो आपको अगर मैं पूछूंगा कि इस पे नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन बताओ, ठीक है, तो सरफेस बेटा क्या है हमारा, ये है, राइट। तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, तो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन ये होगा। लेकिन ग्रेविटी हमेशा नीचे एक्ट करती है, तो ग्रेविटी का डायरेक्शन होगा ये, ठीक है। तो जब भी हम वेज वाले क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे कि वेज पे और सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग तरीके से कैसे बिहेव करता है।
ठीक है, बट याद क्या रखना है, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है हमारे पास में। सो नॉर्मल रिएक्शन इज अप्लाइड बाय द सरफेस ऑन अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट एंड इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर। तो सरफेस ये बॉडी पे फोर्स लगाता है और इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। ये दोनों चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो आप नॉर्मल रिएक्शन के क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर पाओगे। एक क्वेश्चन हम फट से ले लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन का। नॉर्मल रिएक्शन के क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, समझो इसका मास है 10 kg, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है 5 kg का। सवाल ये पूछ रहा है कि इसके ऊपर N1 लग रहा है इसका, तो N ड्यू टू 5 kg लिख देते हैं इसको, है ना, ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, थोड़ा सिंपल लिखते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन हमें निकालना है, ये बोल रहा है भाई यहाँ पे मुझे बताओ कि इस पॉइंट पे, इस ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा, है ना। क्या बोला हमने भाई, सरफेस पे, ठीक है, तो सरफेस पे तो पहले इन दोनों के बीच में एक सरफेस है, तो 5 kg ब्लॉक अगर हम देखते हैं तो उस पे नॉर्मल रिएक्शन कौन लगा रहा होगा, 10 kg वाला। इन दोनों के बीच में भी तो सरफेस है, ये 5 kg का सरफेस है और ये 10 kg का है, तो ये सरफेस N1 लगा रहा होगा और ये नीचे लगा रहा होगा 5G। 10 वाले केस में, राइट, जब ये ऊपर लगा रहा है तो ये भी इस पे नीचे की तरफ लगाएगा N1 और ये लगाएगा ऊपर की तरफ यहाँ पे N2, या N इसने दे दिया है तो N, और नीचे 10G। सिंपल, राइट। सो हमारे पास में ये वैल्यूज क्लियर हो गई हैं, राइट। ये वैल्यूज अगर क्लियर हो गई हैं तो हम क्या करेंगे, हमें निकालना है पहले N1। N1 डायरेक्ट आ जाएगा, नीचे वाला फोर्स इक्वल टू ऊपर वाला फोर्स 50 न्यूटन्स। यहाँ पे नीचे वाले फोर्सेस में क्या क्या है, N1 भी है और हमारे पास में नीचे 10G भी है इक्वल टू N। तो यहाँ पे N1 कितना आ गया था बच्चों, N1 आ गया था 50, तो यहाँ 50 डाल देते हैं, यहाँ 100 डाल देते हैं इक्वल टू N। नॉर्मल आ गया हमें 150 न्यूटन, राइट। सो नॉर्मल आ गया हमें 150 न्यूटन्स, हमारे पास में नॉर्मल रिएक्शन आ गया, राइट। तो हमें देखो दो चीजें मिली, इस सरफेस का भी नॉर्मल मिल गया और इसका भी मिल गया, इसका 50 न्यूटन। ठीक है, अब बोलोगे सर हमेशा हमेशा अगर इसका वेट निकाल दे तो काम हो जाएगा, नहीं होगा। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जहां वेट जो है वो नॉर्मल के इक्वल नहीं होता है। यहाँ पे फ्लैट सरफेस था, ग्राउंड पे रखा हुआ था, या फ्लैट बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली रखा हुआ था, इसलिए हम बोल सकते हैं कि वेट के इक्वल। तो आप कभी भी जंप मत करना कि यार एन जो है वो वेट के इक्वल है। ठीक है, चलो ये तो हो गया नॉर्मल रिएक्शन की कहानी। अब एक बढ़िया सा वीडियो देख लेते हैं यार, बोर हो रहे हैं। चलो वीडियो देखो। इस बंदे ने, राइट, इस बंदे ने यहाँ पे ग्लास रखा हुआ है, राइट, और ग्लास के ऊपर इसने ब्रिक्स रखी हुई है। ठीक है, अभी तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब ये एक और ब्रिक इसके ऊपर रखने वाला है। ठीक है, एक और ब्रिक जो है वो इसके ऊपर रखने वाला है, और जैसे ही रखेगा ये ब्रेक हो गया। कैसे, सिंपल बात है भाई, ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगा सकता था, राइट, ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगा सकता था, उस नॉर्मल रिएक्शन को इस वेट ने, राइट, इस नॉर्मल रिएक्शन को, ये हमारा ऊपर क्या है बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन, राइट, नॉर्मल रिएक्शन, और ये है इसका वेट। इसका वेट ये बढ़ाते जा रहा है। अब नॉर्मल रिएक्शन सरफेस देते जा रहा है बेचारा, देते जा रहा है, देते जा रहा है, उठाया जा रहा है, लेकिन एक लेवल तक उठाएगा ना। सरफेस बोलेगा भाई अब हो चुका, इससे ज्यादा मैं नहीं उठा सकता। जैसे ही वो वेट रखेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन गया, ये जो ब्रेक, ये जो आपने यहाँ पे ग्लास देखा है ये टूट जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, जो भी आप फोर्स पढ़ रहे हो, इसकी एक लिमिट होती है डिपेंडिंग ऑन द सरफेस, डिपेंडिंग ऑन द रोप, राइट। आप एक रोप को जहां पे यूज कर सकते हो सिंपल जगह पे, वहां पे कहीं और उसको नहीं यूज कर सकते, राइट। जैसे आपके पास में एक थ्रेड है जिससे आप कपड़ा सिलते हो या अपना बटन सिलते हो, उसको आप इसलिए नहीं यूज कर सकते कि आप पकड़ के टांग लो उसको। क्यों भाई, वो उतने ही के लिए यूज हो सकता है, उस पर अगर आप अपना वजन डालोगे तो वो टूट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में एक एग्जांपल नॉर्मल रिएक्शन का। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक फोर्स बच गया है आज के लेक्चर में, जो है स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, ये स्प्रिंग फोर्स यार बहुत तकलीफ देता है, तो आप इसको समझ लो अच्छे से ताकि आपको आगे दिक्कत ना रही है। तो ये कह रहा है कि भाई स्प्रिंग फोर्स जो है वो नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मली बेसिकली अगर आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब है कि अपने इनिशियल लेंथ पे ही है, एल पे। ठीक है, तो अगर वो अपने इनिशियल लेंथ पे है तो उसको कोई दुख नहीं है। ठीक है, इनिशियल लेंथ पे उसको कोई दुख नहीं है, नो फोर्स, जीरो फोर्स। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स कितना होगा बच्चों, जीरो।
ठीक है, फोर्स जीरो होगा। बट अगर आप इसको कंप्रेस करते हो तो कंप्रेस करने पे इसका लेंथ कितना कम हो गया बच्चों, लेंथ कम हो गया x से। अगर ये कम हो गया तो यहाँ पे फोर्स लग जाएगा kx। अभी k क्या होता है बताऊंगा, k को स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, अभी हम देखेंगे। बट आप समझो फोर्स कैसे लग रहा है, कंप्रेस हुआ तो फोर्स लग गया। अच्छा इसको खींच दो, खींच के अगर x तक ले जाओगे तो भी इसमें कितना फोर्स लग रहा है, kx। तो स्प्रिंग पे फोर्स कब नहीं लगता, स्प्रिंग पे फोर्स तब नहीं लगता जब वो अपनी नॉर्मल लेंथ पे, अगर वो अपनी नॉर्मल लेंथ पे नहीं है, अगर वो अपनी नॉर्मल लेंथ पे नहीं है तो हम इस केस में ये समझ सकते हैं कि चाहे वो कंप्रेस हो चाहे वो एक्सपांड, दोनों केस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, तो दोनों केस पे फोर्स लग रहा है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि भाई कंप्रेशन और एक्सटेंशन दोनों में फोर्स है, लेकिन जब वो अपनी नॉर्मल लेंथ पे है तो फोर्स नहीं है। फट से इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, इट इज बोथ पुशिंग एंड पुलिंग। ये तो सही बात बोल रहा है भाई। देखो हमने क्या बोला, अगर कंप्रेस करोगे तो पुश करेगा, अगर एक्सपांड करोगे तो पुल करेगा, राइट। सो कंप्रेशन एंड एक्सपांशन दोनों में ये काम करता है, इसलिए ये पुशिंग एंड पुलिंग दोनों फोर्स है, राइट। इट इज पुशिंग एंड पुलिंग टुगेदर। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखते हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट के बेसिकली बच्चों ये बताता है ना कि हमें किसी स्प्रिंग को एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट करने में कितना फोर्स देना पड़ेगा। अगर के की वैल्यू बहुत हाई होती है, ठीक है, तो उसको खींचने में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी या बहुत फोर्स देना पड़ेगा। सो के की वैल्यू डिसाइड करती है स्प्रिंग का स्टिफनेस, राइट। तो यहां से क्या बोला है, स्प्रिंग का स्टिफनेस डिसाइड करता है के का वैल्यू। ठीक है, के यूनिट्स क्या होते हैं बच्चों, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर क्या होता है, के का यूनिट, राइट। के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप अच्छे से लिख के स्टार मार्क कर लो। जितना छोटा स्प्रिंग होगा उतना उसका के वैल्यू जो है वो ज्यादा होगा, जितनी बड़ी स्प्रिंग होगी उसकी के वैल्यू उतनी कम होगी। तो एक बड़ी लंबी स्प्रिंग और एक छोटी स्प्रिंग में से लंबा स्प्रिंग को इजीली खींच पाओगे, बट छोटी वाली स्प्रिंग को नहीं खींच पाओगे इतनी आसानी से। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई स्प्रिंग फोर्सेस की। एक बढ़िया सा क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा भाई, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई मेरी यहाँ पे मेरे पास में एक स्प्रिंग है, यहाँ पे एक मेरे पास में m मास का ब्लॉक है और इसका जो वैल्यू है स्प्रिंग कांस्टेंट का k है। मुझे ये बताओ कि इस वेट के अंदर ये कितना डिस्प्लेस हो सकता है, राइट। ये वेट के अंदर, ये वेट के अंदर कितना डिस्प्लेस हो सकता है। ठीक है, ये ग्राउंड नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है इसका। ठीक है, तो ये बोलता है, कोई टेंशन नहीं है, के एम पता है, के पता है, एक्स निकालना है। ठीक है, अब देखो जब ये वेट में आएगा तो ये डिस्प्लेस होगा, यहाँ कहीं तक आएगा, है ना। तो हम बोलेंगे यार इसका फ्री बॉडी डायग्राम अब कैसा होगा, नीचे की तरफ कौन है इसके, एम जी, है ना। ऊपर की तरफ कौन होगा, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, कुछ नहीं, बॉडी बनाते हैं और उस पर फोर्सेस लिखते हैं, बस बॉडी का शेप साइज गायब कर देते हैं, सिर्फ पॉइंट लिख देते हैं। ठीक है, तो पॉइंट बना के जब हम इस पर फोर्सेस बनाते हैं उसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। तो एम जी आ गया, ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा बच्चों, स्प्रिंग फोर्स के एक्स। अब ये बोलता है भाई इक्विलिब्रियम हो गया है, तो ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के इक्वल होनी चाहिए, तो यहां से x की वैल्यू आ जाती है हमारी mg/k। कितना डिस्टेंस वो मूव करके यहाँ पे आके रुका है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, राइट। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लो। बंजी जंपिंग जब किया जाता है तो बंजी जंपिंग में जो कॉर्ड लगी होती है वो हल्की सी एक्सटेंसिबल होती है, स्प्रिंग जैसी होती है। ठीक है, अगर समझो आपके पास में यहाँ से आप बंजी जंपिंग कर रहे हो, है ना, और आपको डिसाइड करना है कि भाई ग्राउंड से ऊपर रहना है मुझे, राइट। तो समझो अभी आपके स्प्रिंग है और इसका आपका मास है समझो 60 kg, राइट, 60 kg, और ग्राउंड से आपकी हाइट है, ग्राउंड से आपकी हाइट है अराउंड 100 मीटर्स। इसका सवाल ये है कि व्हाट इज द सेफ लिमिट, व्हाट इज द सेफ लिमिट ऑफ के फॉर दिस बंजी कॉर्ड। इस बंजी कॉर्ड को मैं के इतना दे दूं कि भाई तुम ऐसे आके चपक ना जाओ, नीचे आके चिपक ना जाओ, चोट ना लग जाए, मर ना जाओ, है ना। तो हमें क्या करना है भाई, हमें यहां तक नहीं पहुंचना, हमें यहीं तक पहुंचना है। ठीक है, तो ये बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं यार, ये जब नीचे आएगा तो हमें इसको 100 मीटर से अंदर ही रखना है। तो ये बोलता है कि यहां तक आ गया, यहाँ ब्लॉक है, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो नीचे कितना है मेरे पास में 60 जी, ऊपर कौन मदद कर रहा है मुझे, के एक्स, है ना। एक्स कैसे पता चलेगा, एक्स ऐसे पता चलेगा भाई, एक्स जो है वो 100 मीटर इज द मैक्सिमम लिमिट, इसके ऊपर नहीं जा सकता,
इसके ऊपर होगा तो आप जमीन पे टकरा जाओगे। तो बंजी कॉर्ड को जमीन पे तो टकराने देना नहीं है, तो बोलता है भाई 100 मीटर रख के देख लो। ठीक है, 60G आपका किससे बैलेंस होगा बच्चों, 100 इंटू एक्स के, सॉरी, है ना। 60G कितना हो जाएगा, 600 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू के, ये कैंसल, के आपका 6 न्यूटन पर मीटर का होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी मशीन्स अगर आप आगे पढ़ेंगे जहां स्प्रिंग यूज होता है, वहां ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है कि स्प्रिंग वर्क कैसे करता है ना। ये बंजी कॉर्ड वाला एग्जांपल अगर आपको याद रहेगा तो आपको समझेगा कि हमें हमेशा एक्सटेंशन के टर्म्स में वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है, एक और चीज जो स्प्रिंग के बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है, वो ये देखिए, नोटिस द स्प्रिंग। इस स्प्रिंग को देखो ध्यान से, देखो ये स्प्रिंग जब ये छोड़ेगा ना, जब ये छोड़ेगा तो ऊपर वाला पॉइंट मूव कर रहा है, नीचे वाला कांस्टेंट पे अटका हुआ है, यहाँ पे ऊपर वाला मूव कर रहा है, नीचे वाला अटका हुआ है। जब तक इसके पास नहीं पहुंचेगा तब तक ये मूव नहीं किया। ये प्रॉपर्टी स्प्रिंग की है। स्प्रिंग क्या बोलता है कि अगर आप मुझे लीव करोगे एक पॉइंट से, तो जिस पॉइंट से लीव करोगे मैं उसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन दूंगा। दूसरे पॉइंट पे एक्सेलरेशन तभी पहुंचेगा जब मेरा नेचुरल लेंथ पहुंचेगा। ठीक है, फिर से देख लो चाहिए तो देखो क्या हो रहा है। यहां से छोड़ा, जहां से छोड़ा वहां तो अपनी वो एक्सेलरेशन लेके नीचे आ रहा है, राइट, बट इस पॉइंट को उसने हवा में टांग रखा है, लेविटेशन, राइट, उसको टांग रख रहा है, तो उसको हवा में रख रहा है। हवा में कैसे रख रहा है, क्योंकि स्प्रिंग की ये प्रॉपर्टी है कि जब तक वो अपनी पूरी लेंथ कंप्रेस नहीं कर लेगा, जब तक वो अपनी पूरी लेंथ कंप्रेस नहीं कर लेगा, पूरी बॉडी नीचे नहीं, तो नीचे वाली तब तक आराम से वेट करेगी कि यार ऊपर वाला आएगा तब तो जाएंगे, तब तक बैठे रहेंगे, तो नीचे वाला पॉइंट जो है वो आराम से बैठा रहेगा। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें देख ली। एक क्वेश्चन जो है, ठीक है, वो हम नहीं करेंगे, वो तुम करोगे और मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है कि यहां पे एक ब्लॉक है, इसका मास है 5 kg, इधर एक स्प्रिंग है और यहां पे एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg। ठीक है, अब हमने इसको इक्विलिब्रियम में छोड़ रखा है, मुझे नहीं पता क्या एक्सटेंशन क्या वैल्यू है। इसका सवाल ये बनता है कि इक्विलिब्रियम जब है, जब इक्विलिब्रियम है, मैं यहां पे से टेंशन जीरो करने वाला हूं, मतलब यहां से रस्सी को मैं काट दूंगा। जब मैं रस्सी को काटूंगा तो टेंशन तुरंत जीरो हो जाएगा। तो एट एट टाइम व्हेन व्हेन rope is cut, find acceleration in 5 kg block, sorry, acceleration in 5 kg block and acceleration in 10 kg block कितना हो। अगर जीरो होगा तो दोनों जीरो लिखना, अगर नहीं होगा तो वैल्यू बताना। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट भी दे दे रहा हूँ। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो के की वैल्यू जो है वो 10 न्यूटन पर मीटर है। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर सही से करोगे तो भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल कर देगा तुम्हारे स्प्रिंग के अंडरस्टैंडिंग को। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं आज के लेक्चर में। ये क्वेश्चन आपकी हेल्प करेगा स्प्रिंग को समझने में, राइट। स्प्रिंग को समझ के यहाँ पे आप इसे अप्लाई करो। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। ठीक है, और हमने आज हमारे सारे जो टॉपिक डिसाइड किए थे वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, और आज का लेक्चर हम यही रोकेंगे। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें, इम्पल्स, इम्पल्स मोमेंटम, तीनों फोर्सेस, उनके यूजेस, उनकी प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आपके सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं हमेशा तैयार हूं उनको आंसर करने के लिए। लेकिन आपको प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस के आंसर्स निकालने पड़ेंगे खुद से। जब तक आप खुद से नहीं निकालेंगे तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप इस बात पे फोकस कीजिए कि इन क्वेश्चंस को आप खुद से करें, गलत सही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उस पर वर्क कीजिए। तब तक आप इसे पढ़िए, समझिए, और हम अगले वीडियो में मिलेंगे न्यूटन्स लॉ के, और बहुत सारे नए चीजें सीखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।